तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की। वो सबसे पहले शुरुआत होती है असंतुष्ट नेताओं की कांग्रेस में फिर होगी वापसी। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी कर रही है पूरे मामले में विचार। पहले विधानसभा और फिर उसके बाद लोकसभा। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ करके गए थे और उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा और पद मिलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे जिनके हाथ खाली ही रहे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे और यही कारण है कि अब उनमें सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से वापसी की राह देख रहे हैं। कई तरीके से वो कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए जुगाड़ बना रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कमेटी ने अब फैसला किया है कि उन नेताओं में जो वजनदार नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनको एक बार फिर से पार्टी में लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मामलों की कमेटी को अब ये मामला सौंपा गया है और अब विचार चल रहा है कि उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर वजनदार नेताओं को पार्टी में वापस लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे वो अब एक बार फिर से ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। कहीं न कहीं से वो अपनी जुगाड़ बना रहे हैं और यही कारण है कि उनमें जो वजनदार नेता हैं उनको कांग्रेस पार्टी फिर से लाने पर विचार कर रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीएचक्यू पहुंचकर मुलाकात की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर एफआईआर दर्ज होने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वह गलत है। दरअसल जीतू पटवारी के भाइयों पर इंदौर के महावीर नगर निवासी नरेंद्र मेहता की शिकायत पर धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने का आरोप है। साथ ही जान से मार देने की धमकी का भी उन पर आरोप लगा है, जिसको लेकर जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी पर इंदौर में केस दर्ज किया गया है। इसी मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की लगातार मांग की है। दरअसल जीतू पटवारी के भाइयों पर जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप लगा है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज पुलिस मुख्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। प्रदेश भर के विभिन्न डिग्रीधारी युवा बेरोजगार सरकारी पदों पर भर्ती की मांग को लेकर लगातार राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न डिग्रीधारी युवा बेरोजगार लगातार सरकारी भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिजिकल एजुकेशन, बी.लिब, डी.लिब, बी.एड, डी.एड डिग्रीधारी बेरोजगार युवा राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किए। वे तेलीबांधा मरीन ड्राइव से कटोरा तालाब तक हाथ में तख्ती लिए पैदल मार्च कर प्रदर्शन किए। इसमें बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल हुई। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने 5000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। इसके बावजूद विभिन्न डिग्रीधारी बेरोजगारों का प्रदर्शन जारी है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। वाराणसी में 24 जून को क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में 4 बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन 24 जून को किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपाध्यक्ष के रूप में मेजबानी करेंगे। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। यह पहला अवसर है जब यह महत्वपूर्ण बैठक किसी गैर राजधानी शहर में आयोजित हो रही है, जिससे वाराणसी को विशेष महत्व मिला है। बैठक की रूपरेखा तय कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून की शाम करीब 5:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां चारों राज्यों के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों के बीच आपसी समन्वय, सीमा विवाद, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कृषि और आधारभूत ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी सुझाव और प्रस्ताव रखे जाएंगे। यह बैठक
प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी जड़ें काफी मजबूत करना चाहती है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर स्थित राजा मानसिंह पैलेस के सामने हुआ सामूहिक योग अभ्यास। इस आयोजन में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और आम लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा सभी नगरीय निकायों, पंचायत मुख्यालयों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुए। ग्वालियर में होने वाले योग दिवस के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। योग कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चे, सेना के जवान, समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिले में कई जगह योग अभ्यास कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने विश्व योग दिवस पर योग किया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फेंके गए पेट्रोल बम के 5 आरोपियों को परदेसीपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में पिछले दिनों परदेसीपुरा क्षेत्र में बदमाश लोकेश खोपड़े के घर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पेट्रोल बम फेंकने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी अमरेश सिंह ने बताया कि परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले बदमाश लोकेश खोपड़े के घर बदमाशों ने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बोतल में पेट्रोल और लोहे की कीलें भरकर फेंका गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पूरे मामले में शिकायत के अनुसार जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने रोहित, जयेश, साहिल, लक्की नामक 4 आरोपियों के साथ एक नाबालिग युवक को भी अभिरक्षा में लिया है। बताया जा रहा है कि अभी विशाल धनगर जो साजिश में शामिल था वह फरार चल रहा है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने काफी साथी तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। घटना के वक्त उन्होंने कपड़े दूसरे पहने थे, उसके तुरंत बाद कपड़े बदल लिए ताकि पुलिस पहचान न सके, लेकिन पुलिस ने लगातार क्रमबद्ध तरीके से सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जबलपुर में पत्नी के द्वारा पति की सिर पर पत्थर पटककर हत्या, मामला छुपाने के लिए लाश को तालाब में फेंका। पीएम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में हुआ पूरे मामले का खुलासा, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। 16 जून को आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आधारताल तालाब में अरविंद गोटिया की लाश तैरती हुई पाई गई थी। पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि अरविंद गोटिया की मौत की वजह पानी में डूबने की नहीं है, बल्कि सिर में गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हुई है। ये रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी गणेशी बाई से लगातार कड़ी पूछताछ की। इस दौरान उसकी पत्नी गणेशी बाई ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर अक्सर उसका अपने पति अरविंद गोटिया के साथ विवाद होता था। 16 जून को भी आधारताल तालाब के पास उसने अपने पति अरविंद गोटिया की जमकर पिटाई की थी और इसके बाद पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को तालाब में फेंककर घर वापस आ गई थी। इधर पुलिस ने पत्नी के द्वारा अपना हत्या का आरोप कबूल करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को बदनाम और बर्बाद करने वाली लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में समाज में जन जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सिलवानी प्रदेश सरकार में ग्रामीण अंचलों के आदिवासियों को शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने को लेकर खोले गए थे प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी स्कूलों में डले हैं ताले। रस्मदाई के लिए शिक्षकों ने खोले थे स्कूल, कर दिए बंद। बच्चों का भविष्य हो रहा है अंधकार में। सिलवानी राष्ट्रीय योग दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सिलवानी विकासखंड सीआरमू सर्कुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों की घोर लापरवाही उजागर हुई है। शनिवार को ग्राम खमरिया खुर्द में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में दिन शनिवार को सुबह 11 बजे तक ताले लटके पाए गए। मौके पर स्कूल से शिक्षक पूरी तरह से नदारत रहे, जिससे आदिवासी छात्रों और विद्यार्थियों को भविष्य का संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वराज एक्सप्रेस की टीम जब मौके पर स्कूलों का निरीक्षण किया तो पाया कि शिक्षकों ने केवल योग दिवस की औपचारिकता निभाने के लिए कुछ छात्रों के साथ फोटो खिंचवाकर स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूलों में अधिकांश समय ताले लटके रहते हैं। जब कभी स्कूल खुलते भी हैं तो शिक्षकों द्वारा महज 2 से 3 घंटे खाना पूर्ति के लिए स्कूल खोले जाते हैं और उन्हें बंद कर दिए जाते हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि स्थिति केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि वर्षों से यही हाल बना हुआ है। गरीब आदिवासी समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर इन शिक्षकों द्वारा शिक्षा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। आदिवासी छात्रों के भविष्य को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने संकुल केंद्र प्रभारी मनोज ठाकुर और अन्य लापरवाह शिक्षकों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सिलवानी विकास खंड की सहायक संचालक अधिकारी रानी अहरवार की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उनकी भूमिका भी शिक्षकों पर कार्रवाई के मामले को लेकर संदिग्ध बनी हुई है और उनके द्वारा लापरवाह शिक्षकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने रायसेन कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी से हस्तक्षेप कर दोषी शिक्षकों पर निलंबन और विभागीय जांच की मांग की है। यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आदिवासी बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी लापरवाह शिक्षक और शिक्षा विभाग की होगी। ग्रामीण अब प्रशासन से लापरवाही दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संकुल प्रचार सीएमओ के मनोज शाह की लापरवाही आ रही है सामने। ग्रामीणों के आरोप, संकुल प्रचार की खुला संरक्षण होने के कारण नहीं हो पा रही है शिक्षकों पर कार्रवाई। आदिवासी छात्रों का हो रहा है शोषण, क्या होगी इन छात्राओं की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए हर साल सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन नेपाल की पहाड़ियों से निकली यह बड़ी गंडक नदी बाढ़ की विभीषिका से हर साल सैकड़ों हजारों एकड़ फसलें तो नुकसान करती ही है, हजारों एकड़ खेती की जमीनें भी अपने साथ बहा ले जाती है। नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली बड़ी गंडक नदी हर साल कुशीनगर में तबाही मचाती है। हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो जाती हैं तो सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि नदी में समा जाती है। हालात ऐसे बनते हैं कि लोग अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अफसरशाही की लापरवाही से योजनाएं धरातल पर दम तोड़ देती हैं। छितौनी तटबंध पर बनाए जा रहे ठोकर कार्य की पड़ताल की गई तो विभागीय दावे खोखले साबित हुए। यहाँ 15 से 20% ही काम हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग तब काम शुरू करता जब नदी का जलस्तर पहले ही बढ़ने लगता है। इस समय भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कार्य की रफ्तार बेहद धीमी है। मौके पर न तो कोई प्रोजेक्ट बोर्ड लगा है और न कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। जब एक्सीएम महेश कुमार से परियोजना की लागत और पूर्णता को लेकर सवाल किए गए तो वह कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। इससे साफ झलकता है कि बाढ़ से बचाव को लेकर विभाग कितना गैर जिम्मेदार है। जब पानी सिर से गुजरता है तब विभाग अधूरा काम करवाकर भुगतान करवा लेता है और सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग होता है। इसे विभाग की लापरवाही कहें या विभाग की ढुलमुल रवैया या अधिकारियों की लापरवाही, बाढ़ खंड के जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी आंकड़ों में बाढ़ की विभीषिका से बचाने का ये कार्य फीड कर अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन हर साल जो कार्य पूर्ण करने का समय है तब तक पूरा नहीं होता है। लेकिन जब बाढ़ आने को रहता है, नदी में पानी बढ़ जाती है, तब इनका काम शुरू होता है। अब देखना यह है कि बाढ़ की विभीषिका से कैसे बचाने का उपाय बाढ़ खंड करता है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर।